आज हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेम्पल और फिर एपिक हिल रोड से जाते हुए कसोल से होके मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। आपने एपिसोड 1 में हमारी रोहतक से मनाली और फिर बारलाचा पास की जर्नी देखी। आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जय माता दी सभी को। ये है हमारी मनाली सीरीज का एपिसोड 2। हम बारालाचा से निकल चुके हैं। मनाली से बारालाचा जाते हुए जितनी भी जगह हैं, जो सोलांग से लेके दारचा तक, सब दिसंबर से फरवरी तक बर्फ से ढकी होती है। यहाँ स्नोफॉल होता है और रोहतांग पास पर स्नो मई मंथ तक रहती है, इसलिए मई मंथ तक यहाँ स्नो एक्टिविटीज होती रहती हैं। बस जून कम समर वेकेशन में ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं हमारे जैसे। बट सुनो, आपको मनाली से दूर बारालाचा पास जो 16,040 फीट और सिंकुला पास जो 16,580 फीट पर है, हाई ऑल्टीट्यूड है। ऑक्सीजन की कमी है इन दोनों जगह पे, सो इतनी ऊंचाई पर आए तो प्रिपेयर होके आए। ओके, हम बारालाचा से आते हुए रास्ते में एक स्पॉट था लाहौल, जहाँ शायद विंटर्स में स्नो एक्टिविटी एडवेंचर होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की और जहाँ पे पिक्चर्स बहुत अच्छे व्यू के साथ आ रही थी। और यहाँ पे काफी भीड़ थी वैसे। और यहाँ पे एक वाटरफॉल था बहुत प्यारा सा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे शायद विंटर्स में स्नोफॉल होती है ना, तो यहाँ पे एडवेंचर्स वगैरह होते हैं। अभी इतने नहीं हो रहे थे, यहाँ पे बस छोटे मोटे स्विंग्स थे। तो यहाँ पे कुछ देर हमने टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम यहाँ से निकले और आते हुए अटल टनल पर रुके। वहाँ का मौसम देखा तो ऐसा लगा जैसे विंटर सीजन में एंटर कर गए हम। यहाँ मौसम ऐसे ही चेंज हो जाता है रोहतांग पास। इसको मौत का दर्रा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब मौसम चेंज हो जाता है पता नहीं लगता। एकदम से तूफान, आंधी, कोहरा सब एकदम से चेंज हो जाता है यहाँ पे। सुबह जाते हुए देखो ऐसा मौसम था और अब देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल वाइट। हर जगह कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा सा हो रखा है, फोगी फोगी सा। तो आज हम बहुत थक गए थे और फिर हम अपने रूम पे वापस आके और फिर डिनर करके हम सो गए थे। तो जी, बाकी कल मिलते हैं। जय माता दी सभी को। आज है 27 जून और आज है मनाली में हमारा 3rd डे। होटल से हमने कर लिया था चेकआउट और गाड़ी को पार्किंग में ही रहने दिया। और आज हमने ली मनाली में स्कूटी रेंट पर। रीजन, वीकेंड है, भीड़ है, एक बार जाम में फंसे तो निकलना मुश्किल, इसलिए स्कूटी से हम जाएंगे हिडिंबा देवी टेम्पल। स्कूटी चाहे आप एक आवर के लिए लो या फिर पूरा दिन के लिए, रेंट यहाँ पे सेम ही रहता है, 700 रुपीज। पेट्रोल आपको खुद डलवाना पड़ेगा और सिक्योरिटी के 2000 रुपीज आपको सबमिट करने पड़ेंगे एडवांस में, जो आपको स्कूटी वापसी पर मिल जाएंगे। यहाँ मनाली में अगर आप 2 व्हीलर व्हीकल रेंट पर ले रहे हो या फिर यहाँ पे जो भी मैंने देखे जो 2 व्हीलर यूज कर रहे थे, जो चला रहा है और जो पीछे बैठे हुए हैं, दोनों के लिए हेलमेट पहनना कंपलसरी है। हमें टेम्पल जाने के लिए सबसे पहले मॉल रोड जाना पड़ेगा और मॉल रोड से 1.5 या 2 किलोमीटर ही दूर है हिडिंबा देवी टेम्पल। तो जी चलते हैं अभी। ये देखो कैसे जाम लगा हुआ है, आने और जाने वाले दोनों व्हीकल्स स्टक हो रखे हैं। कहीं पे भी रास्ता नहीं है, तो स्कूटी ये है कि कहीं से भी निकल सकती है इजीली। तो हम वहां से थोड़ा सा रास्ता देख के निकल आए और जाम अभी तक लगा हुआ था, बिल्कुल भी रास्ता नहीं था गाड़ियों के लिए कि निकल लें, उनको काफी टाइम लगेगा वहां से निकलने में। तो हमने स्कूटी यहाँ पे पेड पार्किंग देख के और पेड पार्किंग में ही लगाएंगे स्कूटी को। तो स्कूटी को यहाँ लगा देते हैं। वैसे हम ऊपर भी स्कूटी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी चढ़ाई है, तो स्कूटी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर भी। लेकिन हम पैदल ही आ गए। नो जी, हम पहुंच गए हिडिंबा देवी टेम्पल। ये काम्यक वन है और ये देवदार के पेड़ हैं। इनको संस्कृत में देवदारू बोलते हैं। देवदारू का मतलब होता है देवताओं के वृक्ष, और ये वृक्ष कम से कम 500 साल पुराने हैं। इनकी लाइफ 800 साल होती है।
तो 500 साल पुराने वृक्ष हैं ये काम्यक वन के। यहाँ पे हिडिंब और हिडिंबा दोनों बहन भाई रहते थे, उन्हीं का यहाँ पे शासन था। हिडिंबा राक्षसी थी, वो पहले देवी नहीं थी और इस तरह से नहीं पूजी जाती थी, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। लाक्षागृह में जब आग लगने के बाद पांचों पांडव जब वनवास के दौरान वहां से निकले और फिर वो काम्यक वन में भटक गए थे, जहाँ पे राक्षसी ये हिडिंब हिडिंबा दोनों रहते थे। तो हिडिंब राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को पांचों पांडवों को मारने के लिए भेजा, लेकिन उसके बाद फिर जब भीम को हिडिंबा ने देखा तो उसको उससे प्रेम हो गया और उसके बाद उसने अपने भाई की सारी साजिश उन पांडवों को बताई। इसके बाद भीम और हिडिंब राक्षस के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और हिडिंब की मृत्यु हो गई। इसके बाद हिडिंबा ने भीम से विवाह कर लिया और उनका एक पुत्र घटोत्कच हुआ, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में महान योद्धा बना। भीम के साथ समय बिताने के बाद हिडिंबा ने अपना राक्षसी जीवन त्याग दिया था और ध्यान और कठोर तपस्या करने के लिए हिमालय के घने जंगलों में चली गई थी। उनके परम बलिदान और भक्ति और जंगल से गहरे जुड़ाव के कारण स्थानीय लोगों ने उन्हें देवी का दर्जा दिया था और ये देवी का दर्जा दुर्गा माता के वरदान के बाद उनको मिला था। और स्थानीय लोग इस मंदिर को धुंगरी मंदिर के नाम से भी जानते हैं और यह मंदिर सीधे जमीन से बाहर निकली एक विशाल चट्टान के ऊपर बना है, जो इस गुफा को चिन्हित करता है जहाँ पे हिडिंबा माता ने ध्यान किया था। सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह द्वारा शास्त्रीय पगोड़ा शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया और इस तरीके से किया गया कि अगर बर्फबारी हो तो उसका सामना ये मंदिर कर सके, क्योंकि इसकी ऊपर की जो 4 शंकुकार की छत बनाई गई, जो नीचे की 3 छतें हैं वो देवदार की लकड़ियों से बनाई गई और सबसे ऊपर की छत है जो वो पीतल या तांबे की बनी हुई है। हिडिंबा देवी के दर्शन के लिए काफी भीड़ है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। तब तक हम देख रहे हैं मंदिर के चारों तरफ सींग और जानवरों के कंकाल लगा रखे हैं। ये पहले जानवरों की यहाँ पे बलि दी जाती थी, तो ये उन्हीं जानवरों के कंकाल और सींग यहाँ पे लगे हुए हैं मंदिर के चारों तरफ। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ पे। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम अंदर नहीं लेके गए, इसलिए हमने बाहर से ही रिकॉर्ड किया हुआ है। और हम दर्शन करके अब बाहर आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी फोटो क्लिक करते हैं और वीडियो बनाते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी ये वाली, और कई लोगों के कमेंट आए थे कि बेटा पहले रूठा हुआ है उसको मना लो। तो ये रूठा हुआ नहीं है, ये कह रहा है मम्मी मेरी एक सोलो फोटो लो। ये देखो, हम ये वाली क्लिक करते हैं और इसके बाद मैंने इसको बोला है कि हम लेते हैं बेटा आपकी सोलो लेते हैं। देखो ये खुश है, ये रूठा हुआ नहीं है। अब देखो ये खुद ही बताएगा कि मेरी ऐसे फोटो लो। देखो हमारी ये क्लिप हो गई है। इसके बाद मैंने बोला दिखाओ कैसे लेनी है आपकी फोटो। देखो ये बता रहा है, ये देखो कह रहा है मम्मी ऐसे लेनी है। देखो ये बात थी, ये रूठा हुआ नहीं है, खुश रहता है, हम भी खुश रहते हैं। और हम अपने आराम से हंसी खुशी अपनी फोटो और वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये कह रहे पापा जी आप ऐसे आ जाओ। ये देखो, इसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं और हम फिर व्यास नदी के किनारे पर आ जाते हैं। हम यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए थे और अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। इधर देखो ना, इसके बाद हम मनाली से मणिकरण के लिए निकलते हैं। कुल्लू से भूंथुर एयरपोर्ट लगभग 9 से 11 किलोमीटर दूर है और इसके लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें मणिकरण जाना है। तो हमें मणिकरण जाने के लिए कुल्लू भूंथुर बाईपास पे जाना पड़ेगा। ये रास्ता जो आप देख रहे हो, ये एक साइड मणिकरण की तरफ जाएगा और एक साइड हमें लेके जाएगा भूंथुर एयरपोर्ट, लेकिन हम मणिकरण साहिब की तरफ जा रहे हैं, तो हमें मणिकरण रोड पे जाना है। अभी लंच का टाइम भी हो रहा है और हमें भूख लगी है, तो हमने रास्ते में ये एक रेस्टोरेंट था, बहुत अच्छा खाना था, हमने यहाँ पे लंच किया और अभी हम मणिकरण रोड पर चल रहे हैं। ये
जो बाईपास था कुल्लू भुंतुर वाला, वहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है क्योंकि सभी मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जा रहे हैं। ये जो रोड है मणिकरण साहिब गुरुद्वारे तक जाने का, वैसे तो ये 35 किलोमीटर मतलब दूरी है कुल्लू भुंतुर बाईपास से, लेकिन ये रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। रास्ते में आपको पत्थर, टूटा-फूटा रोड, और ये बिल्कुल नैरो रोड है। आपके ये 35 किलोमीटर आपको 3 से 4 घंटे में कवर होंगे। तो आप आराम से ही जाइएगा अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हो। अगर खुद की गाड़ी से नहीं जा रहे, बस या टैक्सी से जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको 1.5 से 2 घंटे में यहाँ पहुँचा देंगे। और फाइनली हम मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पहुँच गए थे और अभी रात के 9:30 बज गए थे, तो हम दर्शन के लिए सुबह आएँगे यहाँ पे। मणिकरण साहिब पार्वती नदी की घाटी में स्थित है और जिस होटल में हम रुके हुए थे वहाँ से पार्वती नदी देखो ऐसे दिखती है बिल्कुल। और यहाँ पे पानी का शोर बहुत ज़्यादा था क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ही ज़्यादा था। अभी मानसून शुरू होने वाला है तो इस नदी में बाढ़ आ जाती है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे बाढ़ आई थी, लेकिन गुरुद्वारे को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ पे जो पुल बना हुआ है वो एज इट इज रहा, बाकी काफ़ी नुकसान हो गया था आसपास में। तो अभी हम गुरुद्वारे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम नीचे उतर के और फिर गर्म गुफा के अंदर जाते हैं। और इस गर्म गुफा में हम जब अंदर जा रहे थे तो यहाँ का जो फर्श है काफ़ी गर्म था और हमारे पैर भी नीचे से काफ़ी गर्म हो रहे थे। यहाँ पे पहले से ही नेचुरल पत्थर लगा हुआ है जो प्राकृतिक रूप से उबलते पानी का झरना फूटा हुआ है यहाँ पे, ये उसके ऊपर बना हुआ है ये कमरा। और ये जो पत्थर है यहाँ पे औरतें अपनी कमर लगा के खड़ी थी। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस पत्थर पर अगर आप कोई भी बॉडी पार्ट जो पेन करता है वो लगाते हो तो आपका दर्द मतलब खत्म हो जाता है। उसके लिए आपको 15 से 20 मिनट उसको लगा के यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे माना जाता है। हम यहाँ काफ़ी देर खड़े रहे क्योंकि यहाँ पे पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी सामने एक दीवार के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित मणिकरण साहिब सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका समृद्ध इतिहास गुरु नानक देव जी, भगवान शिव और देवी पार्वती से जुड़ी दो प्रमुख कथाओं से परिभाषित होता है। जो यहाँ पे पाया जाने वाला प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है ना, वो प्रसिद्ध है। उसके लिए इसकी जो अलग-अलग स्टोरियाँ हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहली स्टोरी गुरु नानक देव जी की है। 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ इस घाटी में आए थे। जब सामूहिक भोजन, जिसको हम लंगर बोलते हैं, पकाने का समय आया तो उनके पास आग नहीं थी। तो गुरु नानक ने मर्दाना को एक पत्थर उठाने का निर्देश दिया जिससे एक प्राकृतिक रूप से उबलता हुआ गर्म पानी का झरना फूट निकला। जब आटा पानी में डूब गया तो गुरु नानक ने मर्दाना से प्रार्थना करने को कहा और वादा किया कि जो कुछ भी वापस तैर कर आएगा उसे दान में दे दिया जाएगा। चपातियां पूरी तरह से पकी हुई वापस तैर कर आई। यहाँ मेरे हस्बैंड इस उबलते हुए पानी से, जो ये झरना है प्राकृतिक रूप से बना हुआ है यहाँ पे, तो इससे चाय तैयार कर रहे हैं। चाय का सारा सामान बाल्टी में डाला हुआ है और बस ये उबलता हुआ पानी डाला झरने का और चाय तैयार हो गई। अब ये चाय लंगर में सभी को दी जाएगी और मैंने भी ये चाय पी थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी ये चाय। इसके बाद हम दरबार साहिब में मत्था टेक के और फिर हम लंगर भवन में आ गए थे और लंगर भवन में हमने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद फिर हम मंदिर वाले रास्ते से मंदिर की ओर जाते हैं और ये मंदिर जाने का रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें लगता नहीं है कि आगे क्या होगा। जब हम यहाँ से निकलते हैं तो अंदर एक पूरी मार्केट बनी हुई दिखती है जो एकदम से सरप्राइजिंग था क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था अंदर ऐसा कुछ होगा। जहाँ से हम प्रसाद वगैरह लेते हैं और मंदिर के अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए। ये भगवान शिव और देवी पार्वती जी का मंदिर है। तो इसकी कहानी बताती हूँ आगे मैं, दर्शन कर लेते हैं पहले। तो जी बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे भगवान शिव और देवी पार्वती जी के। तो मैं आपको जो हिंदू पौराणिक कथा है जो आपको बताने वाली थी वो ये है। प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती इस घाटी की सुंदरता से काफी मोहित हुए थे और उन्होंने यहाँ पे लंबे समय तक रहने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वो 1100 साल तक यहाँ पे रहे थे। तो अपनी यात्रा के दौरान पार्वती के जो कान की बाली थी उसका एक कीमती मणि पार्वती नदी में गिर गया था और वो मिला नहीं था, जिसे न पाकर
भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे, इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी थी। तो भगवान शिव को शांत करने के लिए और रतन को मणि को वापस लाने के लिए सर्प देवता शेषनाग का आह्वान किया गया, जो पाताल लोक में रहते थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने शेषनाग का आह्वान किया, तो उबलते पानी का जो प्रवाह था वो उत्पन्न हुआ यहाँ पे, इसी जगह पे जो आप ये जगह देख रहे हो इसमें। और वह क्षेत्र पार्वती की बाली के सम्मान कीमती पत्थरों से भर गया। माना जाता है कि इसी घटना से गर्म झरने और मणिकरण नाम की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद पार्वती माता का जो मणि था वो भी ऊपर आ गया था और वो उनको मिल गया था। इसके बाद भगवान शिव शांत हुए थे। तो इस प्रकार यहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी तीसरी आंख भी खोली थी। तो इसीलिए यहाँ पे ये भगवान शिव और पार्वती जी का मंदिर है। ये पार्वती नदी है यहाँ पे, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। एक तरफ पार्वती नदी का पानी इतना ठंडा है और एक तरफ ये गर्म पानी के झरने की भाप यहाँ से निकल रही है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे। मणिकरण साहिब तक आने का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, हमारा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हमें 4-5 दिन हो गए थे घर से निकले हुए, तो अभी हम घर के लिए निकलते हैं और निकलते हुए आपको यहाँ का रास्ता दिखाते हैं कि कैसा रास्ता है। आप देखो यहाँ पे बिल्कुल नैरो रोड है और पथरीला सा रास्ता है, मतलब रोड टूटी फूटी पड़ी है, पत्थर पत्थर आपको रास्ते में दिखेंगे और इतना नैरो रास्ता है। और साइड में आप देखोगे नीचे पार्वती नदी है और खाई है। तो आपको यहाँ से ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा और अगर सामने से गाड़ी आती है तो आपको कहीं जगह पे रुकना भी पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही थी ये 35 किलोमीटर का रास्ता आपको 3 से 4 या 4 से 5 घंटे भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो पड़ सकता है 4 से 5 घंटे। तो कल हम आए थे तो काफ़ी भीड़ थी, तो हमें रास्ते में रुक-रुक के आना पड़ रहा था और चढ़ाई थी तो उसमें और भी टाइम लग गया। लेकिन अभी हमें नीचे उतरना है तो वो भी ध्यान से ही उतरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रास्ता तो वही है सेम। बट अब इस बार हम इस साइड हैं, हम खाई की साइड नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कितना समय लगता है, तो चलते हैं। आप देखो रास्ता बिल्कुल टूटा पड़ा है। मणिकरण से 5 किलोमीटर दूर कसोल आता है, जो हिल स्टेशन है और यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। कसोल में पूरा साल अच्छा मौसम होता है और दिसंबर के अंत से लेकर फरवरी तक यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी होती है। तो आप कसोल भी घूमने के लिए आ सकते हो, लेकिन यहाँ तक आने का रास्ता बहुत मुश्किल है। तो जी ये थी हमारी कंप्लीट जर्नी, रोहतक से लेकर मनाली, मनाली से लेकर बारालाचा और बारालाचा से लेकर मणिकरण साहिब तक। अगर आपको हमारी कंप्लीट जर्नी और इसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे मनाली सीरीज के दोनों एपिसोड्स को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमें और क्या ऐड करना चाहिए, क्या कमी रही है हमारी दोनों वीडियोज़ में, तो ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता लग सके कि क्या कमी रही है हमारी वीडियो में, हम आगे और सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। जय माता दी।